हेलो बच्चों, जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो हम सभी जानते हैं, इससे वाकिफ हैं कि उसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जैसा नाम बताता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इसी चैप्टर में इसी बात को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने के बाद जो आज के सेशन में हम दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल आने से पहले और भी बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स आए, बट उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। चूंकि बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी ड्रॉबैक था, लेकिन वो सबसे पहला सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले जो मॉडल्स आए उसमें हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। प्लम पुडिंग मॉडल आया, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आया, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, और उसके बाद बोहर साहब ने एटॉमिक मॉडल अपना प्रपोज किया। इस एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी ऐसी वेव्स जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड हो। यानी अगर वो चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके साथ एसोसिएटेड है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स in which electric and magnetic field both are associated with them, or those waves which are having electric field and magnetic field associated with them are known as electromagnetic waves. But before moving to next topic, let us discuss what are the characteristics of and how it propagates. If you will see on a screen, so I plotted x-axis, y-axis and z-axis. X, y, z axis all are perpendicular to each other. अगर हम इसमें बात करें तो आप अगर ये कहते हो कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, यानी अगर एक्स एक्सिस में वो लाइट प्रोपोगेट कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस लाइट की जो ये आपको दिखी और ये दिखी, ये दोनों, ये ब्लू वाली और ब्लैक वाली, ब्लैक जो है वो जो ब्लैक दिख रही है ये भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, और ये जो दिख रही है ये भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। और मजेदार चीज ये कि ये और ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। अभी मैं आपको एनिमेशन से क्लियर करने की दिखाऊंगा। तो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन लाइट इधर मूव कर रही है, ये वेव्स नहीं है, पहली बात तो समझिएगा, ये वेव्स नहीं है। वेव जो है वो इधर मूव कर रही है, वेव इधर मूव कर रही है। ये ब्लैक वाली से आप दिखा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ब्लू वाली से आप दिखा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and they are perpendicular to the direction of propagation also. So first property is that electromagnetic waves are those waves in which electric field and magnetic field are associated with them. दूसरी property, the electric field and magnetic field associated with electromagnetic waves are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. How it is possible? Let us see our next slide, in which through animation I tried to clarify these things. This is the direction of propagation. Light is moving, the radiation is electromagnetic radiation is moving in this direction, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लू वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये रेड वाली है। देखिए, ब्लू वाली और रेड वाली आपस में परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ये ब्लू वाली भी परपेंडिकुलर है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ये रेड वाली भी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये तीनों की तीनों आपस में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये सब के सब आपस में परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सबसे पहली खासियत होती है। अब आप कहेंगे साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कौन सी हैं? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सनलाइट। सनलाइट में कौन कौन सी वेव्स क्या क्या कंप्राइज होती है? जब सनलाइट सन से चलती है और अर्थ पर पहुंचती है तो उसके साथ इंफ्रारेड रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल वेव्स, विजिबल रेडिएशन, ये सारी की सारी वहां से यहां तक पहुंच जाती हैं, अर्थ तक। और सन और अर्थ के बीच में देयर इज नो मीडियम एट ऑल, so that means they need no medium for propagation. So it's
Second property is that electromagnetic waves do not require any kind of medium for propagation. Better you people writes hand in hand, साथ साथ में आप लिखते भी चलिए, वीडियो पॉज करके लिखिए चाहे जैसे, लेकिन नोट्स बनाते चलिए, फिर बाद में फाइनल नोट्स बनाइएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पहला पॉइंट ये हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स in which electric field and magnetic field are associated with them, and these electric field and magnetic field are perpendicular to each other, and they are perpendicular to the direction of propagation as well. The second characteristic is they need no medium for propagation. The very important third point is the speed of all electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी बात हुई, कौन सी होती है? ये जो एक्सरे आपने देख सुनी है, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेडिएशन में जो सुनी है, जितनी भी वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स, इनको इनकी जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड वी ऑल नो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 meter per second. That means all electromagnetic radiation possess speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. So तीसरी चीज भी क्लियर हुई कि इनकी स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो मेरी बात भी समझ में आ गई कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी। हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ खासियत के बारे में सुनेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, उनके कंपोनेंट्स। वेव जब चलती है तो वेव तो ऐसे चलती है, कैसे चलती है? ऐसे चलती है। वेव ऐसे ऐसे ऐसे, वेव ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गया। इसमें कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। ये जो आपने देखा कि ये जो ऊपर उठी हुई चीजें हैं इनको हम कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो डाउनवर्ड चीजें हैं ये और ये, इनको कहते हैं ट्रफ्स। तो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो दूरी होती है उसको कहते हैं वेवलेंथ, और इसको लेमडा से डिनोट किया जाता है। ये लेटर लेमडा है, इसको लेमडा से डिनोट किया जाता है। दैट मींस व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। सो वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लेमडा। इसकी यूनिट मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर भी हो सकती है, पीएम से पिकोमीटर भी हो सकती है, या एमस्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। सबके साथ ब्रैकेट में मीटर के साथ इसके क्या रिलेशंस हैं वो दिए हुए हैं। तो लेमडा की यूनिट से सारी की सारी हो सकती हैं। तो पहला जो कंपोनेंट आपने वेव का पढ़ा वो लेमडा पढ़ा। लेमडा इज अ वेवलेंथ, एंड वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स। जो अगली हमारी वेवलेंथ है, जो अगली कंपोनेंट है वो है फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी एक सेकेंड में कितने जल्दी 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 वो वेव, एक सेकेंड में कितनी वेव एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो द नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यू से, ऐसे करके, ऐसे लंबा, एक छोटा एक लंबा, ऐसे। इसको न्यू वर्ड से, न्यू से, ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट किया जाता है, और इसकी यूनिट होती है साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज पर। साइकिल्स पर सेकेंड या पर सेकेंड भी चलेगा, या इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। यानी न्यू जो होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी आपने कहा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t भी होता है। 1/t, t फॉर टाइम पीरियड। टी फॉर व्हाट? टी फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने में, एक ऑसिलेशन, यानी एक ऑसिलेशन कैसे पूरा होगा? जब वेव ऐसे, ये ऐसे जा रही है वेव, एक ऑसिलेशन पूरा होने में जितना टाइम लगे इसको टाइम पीरियड कहते हैं। और यहां से यहां तक की दूरी, आपने कहा इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां की दूरी क्या कहोगे आप? लेमडा। इसकी भी दूरी लेमडा कही जा सकती है। लेमडा ये भी है, आप कहोगे क्या लेमडा है? यहां से लेकर के यहां तक की भी दूरी लेमडा है, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी लेमडा है, या यहां से लेकर के यहां तक की भी दूरी लेमडा है, या दो ट्रफ्स के बीच में की दूरी भी लेमडा है, सारे लेमडा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, यहां से यहां पहुंच गई वेव, इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। तो एक ऑसिलेशन पूरा हुआ तो उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और उसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल आप कर देते हो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन याद रखिएगा। आगे हम जो बात करेंगे वो अगली बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की हमने यूनिट पढ़ी हर्ट्ज। हर्ट्ज की एक दूसरी यूनिट साइकिल्स पर सेकंड भी होती है। अगर हम इसकी अगले कंपोनेंट की बात करें,
वेव की, तो वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी हम सभी जानते हैं, वेलोसिटी की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में नापी जाती है। इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्रेस्ट और अ ट्रफ इन 1 सेकंड। यानी कि अगर आपका ये वेव है आपकी, 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये आपकी वेव है, ये चल रही है, वेव आपकी चल रही है, तो एक यहां से लेके यहां तक क्रेस्ट चलने में, यहां से लेके यहां चलने में, या यहां से लेके यहां चलने में, जितना जितना सेंटीमीटर वो 1 सेकंड में चलेगा, जितना भी वो 1 सेकंड में चल गई वेव, वही उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। 1 सेकंड में जितनी दूरी उसने तय करी वो उसकी वेलोसिटी हो गई, और उसको नापा जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो ये बात क्लियर हो गई मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमारा जो अगला कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है वेव नंबर। वेव नंबर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब हम वेवलेंथ का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1 अपॉन वेवलेंथ कर देते हैं, तो दैट क्वांटिटी इज वेव नंबर। और वेव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कैसे, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। वेव नंबर को वही ऐसे वी लिख करके टेढ़ा टेढ़ा सा वी, और ऊपर बार लगा दिया जाता है। और वेव नंबर जो होता है वो 1 अपॉन किसके बराबर होता है, वेव नंबर 1 अपॉन लेमडा के बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी 1 अपॉन लेमडा इज वेव नंबर, और इसकी यूनिट पर सेंटीमीटर होती है। जरा हम आगे चलते हैं। तो हमने जो कंपोनेंट जाने वो जाने, पहला वेवलेंथ, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर वेलोसिटी, और उसके बाद वेव नंबर। जो अगला हमारा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कंपोनेंट नहीं कहेंगे बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये बात जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जरा साहब ध्यान से समझिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या बोलने जा रहा हूं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं कि ये क्या होता है, तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें नोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैंने वही कही क्या, जिनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड हों, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हों और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर हों, इनको इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत ना पड़े, इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो, तो ऐसी जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपकी स्क्रीन पर हैं। उनका नाम है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स भी हैं आगे। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जो आप देख रहे हो ये देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ रख दिया जाए, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ रख दिया जाए, तो जो एक कॉम्बिनेशन तैयार होगा, जो एक ग्रुप तैयार होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसी ग्रुप को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दैट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। भाई अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि गामा रेज हैं, तो और गामा रेज ऐसी चल रही, कैसे चल रही है, गामा रेज ऐसी चल रही है जैसे ये आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। और आपने इंफ्रारेड रेडिएशन ले ली, इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसे चल रही है, तो आपको पता है इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी और इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, तो छोटी वाली वेवलेंथ को पहले लिख दिया और बड़ी वाली वेवलेंथ को बाद में रख दिया, तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ लिखी जा सकती है ना। तो जब वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए और एक सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तैयार हो, तो ये जो ग्रुप तैयार हुआ इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम है। यहाँ बीच में आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा एक अलग से तैयार हो गया विजिबल लाइट को, यहाँ भाई यहाँ पे गामा रेडिएशन लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक एक्स रेज होती है, यहाँ से यहाँ तक अल्ट्रावायलेट होती है, ये जो रीजन है वो इंफ्रारेड का है, ये रीजन रेडियो वेव्स का है। तो ये सर यहाँ पे ऐसे करके ऐसे क्यों किया गया है, एक्चुअली ये विजिबल रेडिएशन का है, और विजिबल में फिर से विबग्योर 7 कलर्स होते हैं। ये वो रेडिएशन है, जैसे गामा रेडिएशन है कहीं पे तो वो हमें दिखेगी नहीं, एक्सरेज दिखेंगी नहीं हमारी नेकेड आइज से, अल्ट्रावायलेट नहीं दिखेगी, इंफ्रारेड नहीं दिखेगी, रेडियो वेव्स नहीं दिखेंगी, लेकिन विजिबल रेडिएशंस दिखती हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। यानी जो भी रेडिएशन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हो वो विजिबल होंगी। और उसमें जो कलर्स होते हैं वो आपको दिख रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है, विबग्योर। और विबग्योर जो हो गया वो आपका विजिबल रेडिएशन, विजिबल लाइट की रेंज हो गई। तो खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखा जाए, और उससे जो हमको एक सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तैयार हो, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि
एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो हमने अभी तक हमने देखा, एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, और उस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे क्वेश्चन ये हमारा है कि रेडियो सिटी ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5090 किलोहर्ट्ज, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ये समझने के लिए सीधा सीधा सवाल है, इतनी बड़ी हमें तो खाने में नहीं जाना कि ये क्या है। ये हमें दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी दी है साहब और हमें वेवलेंथ पता करनी है। तो क्या हमारे पास कोई मैथमेटिकल टूल है, कोई ऐसा रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो ये बताए कि फ्रीक्वेंसी दी हो तो वेवलेंथ निकाली जा सके और वेवलेंथ दी हो तो फ्रीक्वेंसी निकाली जा सके। यस, हमारे पास एक रिलेशन है और वो रिलेशन आपकी स्क्रीन पे मैं लिखता हूं। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, आपसे अभी पता चला था, बताया था मैंने, न्यू से। इसको न्यू कहा जाता है। न्यू इज इक्वल टू हमेशा सी अपॉन लेमडा होता है, ये बात ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। अब ये न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा में क्या क्या चीजें हैं? न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ और लेमडा हमारी वेवलेंथ है। तो इस केस में जो पर्टिकुलर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है और सी की वैल्यू हम जानते हैं, तो लेमडा पता लग जाएगा। तीन चीजों में दो चीजें हमें पता है, तो लेमडा पता लग जाएगा। अब इसको अगर हम ऐसे पढ़ें अपने कि सॉल्यूशन हमने कैसे किया, तो आपने देखा कि लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू दिया हुआ है। यहाँ पे लेमडा को यहाँ कर दिया, लेमडा को यहाँ कर दिया, न्यू को यहाँ कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू दिया हुआ है, तो सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ दी हुई है। हमने सबसे पहले लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड में रख दिया। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो ये किलो हर्ट्ज में नहीं हर्ट्ज में होना चाहिए, ये चीज हर्ट्ज में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड के साथ ये चीज हर्ट्ज में होनी चाहिए। तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फिगर आ गई वो आ गई 0.589 इंटू 10⁻²। अब सवाल आता है कि लेमडा की यूनिट क्या लिखोगे आप? तो जब यहाँ पे मीटर पर सेकंड था तो लेमडा की यूनिट जो आएगी वो मीटर्स में आएगी, यानी 58.9 मीटर्स। ये आपका आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे है। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अगर हम बात करें कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी होती क्या चीज है, तो हम बढ़ते हैं आगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी कहीं से इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, सन से एनर्जी आई, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, तो जो सन से एनर्जी आई, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और सन से एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यहाँ से रेडिएशन इस तरह से, इस तरह से रेडिएशन आ रहा है, इस तरह से रेडिएशन आ रहा है और इस पे इस तरह से पड़ रहा है। तो ये क्वांटा में आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा? पहले तो बात ये जाने, यानी वो एनर्जी पैकेट्स में आता है, डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। अब ये सवाल क्या है कि डिस्क्रीट होती है? जैसे कि अगर हमें 15 अगस्त पे बच्चों को लड्डू बांटना है, तो हर पैकेट में हम जो बच्चे आएंगे, ऐसा तो नहीं रहेगा कहीं से लगातार लड्डू गिर रहे होंगे, लड्डू का चूरा गिर रहा होगा और लोग बटोरते हुए जाएंगे। बच्चा आया, हमने 2 लड्डू का पैकेट पकड़ा दिया, अगला बच्चा आया, 2 लड्डू का पैकेट पकड़ा दिया, अगला बच्चा आया, फिर 2 लड्डू का पैकेट पकड़ा दिया। तो ये जो लड्डू के जो एनर्जी पैकेट्स हैं, जो लड्डू के एनर्जी पैकेट्स हैं, वो किस में मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं पैकेट्स में, वो डिस्क्रीट मैनर में मिल रहे हैं। जब एक बच्चे को दे दिया, फिर लाइन टूट, फिर सीक्वेंस टूट गया, फिर हमने फिर लड्डू लेकर के टेबल से उठा के दे दिया। तो ये जो चीजें आ रही हैं वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में आ रही हैं, वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में आ रही हैं। और एक एक एनर्जी पैकेट्स को, ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, इनको फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोन। तो हर फोटोन के पास एनर्जी होती है साहब। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर फोटोन के पास एनर्जी होती है। तो ये जो फोटॉन्स होते हैं, दे पोजेस एनर्जी। अब आप कहोगे सर कितनी एनर्जी पोजेस करते हैं? तो एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू एच न्यू से, एच स्मॉल एच, E इज इक्वल टू एच न्यू से डिनोट की जाती है। एच न्यू, मैं लिख देता हूं इसको, कैसे कैसे लिखते हैं, वो छोटा दिख रहा है यहाँ पे। जो ये जो एनर्जी आ रही है एनर्जी पैकेट्स में, वो E इज इक्वल टू,
E इज इक्वल टू एच और न्यू से डिनोट की जाती है। न्यू इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो गई और एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज नोन एज व्हाट? एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगा कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻³ यानी कि हर एनर्जी पैकेट के पास, यानी पहली बात तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जब कभी भी रेडिएशन आती है तो वो डिस्क्रीट मैनर में आती है, वो कंटिन्यूअस नहीं आती है और वो एनर्जी पैकेट्स में आती है। द डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज क्वांटा and the energy associate sorry the discrete energy packets are called photons and energy associated with one photon is called quanta. The energy associated with one photon is called quanta. तो एक एनर्जी पैकेट कितने का होता है? E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होता है। ये बात जाननी जरूरी है आपको, बात समझिएगा। अभी न्यूमेरिकल मैं इसी E इज इक्वल टू एच न्यू पे ही कराऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन हम पहले ये समझ लें कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड, कभी भी रेडिएंट एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। आप कहोगे इमिट कैसे होगी? अरे बल्ब जलाओगे तो उसमें से एनर्जी इमिट होगी ना, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन निकलेगी, तो एनर्जी वहां से निकलेगी। या कहीं एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एनर्जी पैकेट्स में आएगी, जिसको हम कहेंगे, वो एनर्जी पैकेट्स का नाम होगा फोटोन। और उस फोटोन के साथ जो एनर्जी होगी उसको कहेंगे क्वांटा। तो एक क्वांटा एनर्जी कितनी होगी? एक फोटोन के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी? एच न्यू। न्यू क्या है? वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो इमिट या एब्जॉर्ब हो रही है। और एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे। प्लैंक्स कांस्टेंट इसको समझने के लिए कि क्या क्या, इसको और अच्छे से समझने के लिए आपने कहा कि E इज इक्वल टू एच न्यू। अभी अभी मैंने कहा था न्यू को हम सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, कहा था ना। वैसे हम ये वाला ही फॉर्मूला याद रखेंगे, हम याद जो रखेंगे वो ये वाला फॉर्मूला ही याद रखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी जरूरत पड़ी तो न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। और 1/λ मैंने कहा था वेव नंबर होता है, पीछे भी मैंने बताया था कि 1/λ इज वेव नंबर होता है। तो एच सी रख दिया और 1/λ को न्यू, ये वी बार लिख दिया। वी बार इज वेव नंबर। तो आपको दिया हुआ है कि जिसमें एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड होती है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ है, और ये अगर इसकी बात करोगे कि ये क्या चीज है, तो ये जो है वो जो ये न्यू बार टाइप का दिख रहा है, ये आपका वेव नंबर है। वेव नंबर 1/λ के बराबर होता है। तो इसको, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यही कहती थी, जो मैंने भी आप यहाँ पे आपको समझाया कि एक्चुअली कहती क्या है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ रेडिएशन टू 6000 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन। दो रेडिएशन है, एक रेडिएशन में फोटोन की वेवलेंथ इतनी है 2000 एंगस्ट्रॉम और दूसरे में 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ रेशियो ऑफ एनर्जी कितनी होगी दोनों की। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रेडिएशन ये आ रही है, एक रेडिएशन ये आ रही है। एक रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो 2000 एंगस्ट्रॉम है और दूसरे की 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो ये पूछ रहा है कि बताओ एनर्जी का रेशियो कितना होगा। अगर आपसे एनर्जी का रेशियो पूछा जाए तो कितना होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा, जो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन करने में, कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। या एच न्यू को हम न्यू की जगह सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि चीजें तो लेमडा में दी हुई है, यानी E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा हुआ। अब अगर आगे बढ़ोगे आप, तो पहली वाली रेडिएशन की एनर्जी निकालने के लिए E1 इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा वन करना पड़ेगा, क्योंकि H तो कांस्टेंट और C भी कांस्टेंट है, H1 और C1 तो लगेगा नहीं। तो पहली वाली एनर्जी लेमडा पे डिपेंड करेगी, तो लेमडा वन रखेंगे तो E1 मिलेगा और लेमडा टू रखेंगे तो E2 मिलेगा। इस फॉर्मूले में, पहले वाले फॉर्मूले में अगर हम लेमडा वन की वैल्यू रखेंगे तो हमको E1 मिलेगा, और इस वाले फॉर्मूले में अगर हम लेमडा टू की वैल्यू रखेंगे तो E2 मिलेगा। और लेमडा वन और लेमडा टू तो दिए हुए हैं ना, तो हमारा काम बन गया। क्या करेंगे हम करेंगे ये कि सबसे पहले इनको डिवाइड कर देते हैं। हम इस इक्वेशन को E1 को E2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम E1 को E2 से डिवाइड करेंगे, वैसे ही हमारे पास, मैं करके दिखा देता हूं आपको कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप E1 को देख रहे हैं, E1 को डिवाइड करेंगे E2 से, तो E1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी एच सी अपॉन लेमडा वन, और जो E2 की वैल्यू आएगी
वो आपकी कितनी है, एच सी अपॉन लेमडा टू, यानी एच सी अपॉन आपकी आ गई लेमडा टू। ये एच सी और एच सी कट गए ऊपर ऊपर वाले, ये लेमडा टू ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, और आपकी वैल्यू आ जाएगी लेमडा टू अपॉन लेमडा वन। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू लेमडा टू अपॉन लेमडा वन। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब ये करेंगे कि हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, लेमडा टू और लेमडा वन की। तो लेमडा टू की वैल्यू 6000 आर्मस्ट्रांग थी, इसकी 2000 आर्मस्ट्रांग थी, एमस्ट्रांग एमस्ट्रांग कट गया, सारे जीरो कट गए, 2 3 जा 6, हमारी जो वैल्यू आ गई कि इवन जो एनर्जी का रेशियो होगा वो 3 के बराबर होगा, यानी करेक्ट आंसर इज डी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, और ये फिजिक्स की पार्ट के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो हम अगला हमें पढ़ना है टॉपिक वो है बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं। ऑलरेडी ये स्लाइड जो है उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर कट लिखी हुई हैं, मैंने लिखी हैं, बट मुझे और भी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी कि क्या चीजें हैं। बोहर बोहर साहब ने जब एटॉमिक मॉडल दिया उससे पहले रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, और रदरफोर्ड साहब कहते थे कि इलेक्ट्रॉन वेल डिफाइंड ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के किनारे किनारे घूमता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्डर मैनर, वो गोल 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 घूमता है। लेकिन उसी वक्त मैक्सवेल साहब ने कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो एनर्जी अपनी डिसिपिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी वो एनर्जी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इस हिसाब से अगर वो एक चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ने एक चक्कर लगाया तो उसकी एनर्जी कम हो गई तो वो और पास आ गया, एक चक्कर और लगाया और कम हो गई और कम हो गई, और वो तो अंदर धंस जाना चाहिए था। यानी थोड़ी देर बाद ही इलेक्ट्रॉन जो था, जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था, वो चला जाना चाहिए था न्यूक्लियस में। मैं फिर से बता रहा हूं कि रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन मैक्सवेल साहब की उसी समय थ्योरी आई थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो उसकी एनर्जी डिसिपिएट होगी। अब इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ही पार्टिकल होता है, और वो रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि पल पल उसकी डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन साहब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा था, मैक्सवेल साहब थ्योरी प्रपोज कर चुके थे, उन्होंने कहा कि इस हिसाब से तो रदरफोर्ड की थ्योरी फेल होती है, या जस्टिफाई करें इसके आंसर को रदरफोर्ड साहब। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था तो मैंने अभी भी बताया ना कि एक ऑसिलेशन पूरा करने के बाद वो यहां से चला, अब एक ऑसिलेशन पूरा करने के बाद वो और नजदीक आया और नजदीक आया, और थोड़ी देर बाद वो घुस जाएगा। इसका मतलब एटम तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए था, बट एटम तो स्टेबल होता है, और एटम स्टेबल होता है तो इस बात को कैसे समझाएंगे। तो बोहर साहब ने 1913 में थ्योरी प्रपोज करी, तो उसको हम देखने जा रहे हैं। इन 1913 नील बोर proposed a model which was an improvement over Rutherford's nuclear model. Bohr proposed that an electron moves around the nucleus in well-defined circular path. This is the first time when Bohr proposed that electron revolves in a well-defined circular path. He set down following two main following postulates. Here two, I just ignored this two main postulates to explain the stability of atom, particularly hydrogen atom. So it is also mentioned here कि बोहर्स मॉडल इज बेस्ड बेसिकली ऑन, पर्टिकुलरली ऑन हाइड्रोजन एटम। उन्होंने और मॉडल को ध्यान में रख के बातें नहीं कही, लेकिन हाइड्रोजन एटम को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी एक कॉमन थ्योरी बताई। सो ही सेड an electron did not radiate energy if it stayed in one orbit, and therefore it do not slow down. So that means he first of all he contradicted Maxwell theory. He didn't oppose Maxwell theory, but he said yes, it may be right, it is correct that when accelerated particle accelerated particle always dissipate energy. He said it is true, but in case of electron, in case of atomic structure, in case of electron, it is not there. So he said that electron did not radiate energy if it stayed in a particular orbit. So there is no question of collision of electron with the nucleus. That he said कि
exceptional one, that whenever electron revolves around the nucleus in a circular orbit, it do not radiate energy, so वो slow down होगा ही नहीं. अगली बात उन्होंने कही, an electron can have only a definite circular path around the nucleus with specific energy values. This circular path he called orbit or energy levels. He said कि electron, if this is a nucleus, so he said electron revolve in a definite circular orbits. डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट, कोई इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, कोई यहां घूम रहा है, कोई यहां घूम रहा है, और इन्होंने इसका नाम दिया एनर्जी लेवल, क्योंकि हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी था. तुमने कहा कि कोई पहली ऑर्बिट में घूम रहा है तो पहला शेल हो गया, दूसरी एनर्जी में कह घूम रहा है तो दूसरा एनर्जी लेवल हो गया, तीसरी में घूम रहा है तो तीसरा एनर्जी लेवल हो गया, और सबकी हर एनर्जी लेवल की, यानी कि ये पहले एनर्जी लेवल की में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग होगी, दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी एनर्जी अलग होगी, तीसरे में एनर्जी अलग होगी. तो ये उन्होंने कहा. अगले में उन्होंने कहा पॉइंट में कि थर्ड पॉइंट में, when an electron moves from one orbit to another, it either radiates or absorbs energy. If it is moved towards nucleus, it radiate energy. यानी कि उन्होंने कहा कि अगर ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और उसके किनारे हम आपने शेल ले ली, मान लीजिए शेल ले ली, तो उनका कहना था कि अगर वो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां किसी कारणवश आया, तो पक्का और पक्का जब आएगा तो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब एनर्जी उसको देनी पड़ेगी. लेकिन अगर यहां से यहां जाता है, तब यहां से यहां तभी जाएगा जब उसको कहीं से एनर्जी मिलेगी. यानी अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो बाहर भागेगा, और अगर वो अंदर आएगा तो उसको वो एनर्जी वहां से रेडिएट करेगा. थर्ड पॉइंट का मतलब ये था. इसका मतलब बाहर वाले शेल की एनर्जी ज्यादा हुई कि अंदर वाले, बाहर वाले शेल की, क्योंकि जब इसको एनर्जी मिली तभी ऊपर गया, यानी बाहर वाले शेल की एनर्जी ज्यादा है, अंदर वाले शेल की एनर्जी कम. और जितना इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा यानी उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, इसकी कम, इससे अंदर वाला अगर कोई शेल होगा उसकी एनर्जी और कम, और जितनी किसी की भी एनर्जी कम होती है उतनी वो स्टेबल होता है. ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जितना एनर्जी किसी चीज की कम होती है उतना ही वो स्टेबल होगा. इस बात को ऐसे समझिए कि क्लास में एक बच्चा 4 पराठे खा के आया, फर्स्ट क्लास का बच्चा, और एक कुछ खा पी के नहीं आया. तो जब वो जो खा पी के आया वो आते ही उधम चौकड़ी मचाने लगेगा, अपनी चेयर पलटेगा और उसको गाड़ी बना के खेलने लगेगा. लेकिन जो बच्चा खा पी के आया ही नहीं है वो हेड डाउन करके सो जाएगा, यानी वो स्टेबल है. स्टेबल एक जगह पे कौन बैठा हुआ है? जिसके पास एनर्जी कम है. और जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो तो उधम चौकड़ी मचा रहा है, किसी को लात मार रहा है, किसी को दौड़ भाग कर रहा है, यानी उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो स्टेबल भी नहीं है. तो जो इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, उसके भागने की संभावना ज्यादा है, वो अनस्टेबल है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है. और जो पास है वो स्टेबल है, न्यूक्लियस के पास है, स्टेबल है, वो कहीं भाग नहीं सकता, तो उसकी एनर्जी कम है. इस बात को ऐसे भी याद रखने का एक तरीका है जो मैंने एग्जांपल बताया. थर्ड पॉइंट हमारा कवर हुआ यहाँ पे कि ये कहना क्या चाहता था थर्ड पॉइंट. चौथे पॉइंट पे अगर हम बात करें अगले, कि उन्होंने कहा वही पॉइंट हमने चौथे में भी लिया, थोड़ा सा और इलेबोरेट किया. इलेक्ट्रॉन विल इमिट आउट डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. अगर वो यहां से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, आप देख रहे हो फिगर में, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो इमिट करता है रेडिएशन. लेकिन अगर वो लोअर से हायर में जाता है तब वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है. यानी अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब की तो नीचे से ऊपर भागेगा, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो खुद इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रेडिएट करेगा. तो फोर्थ पॉइंट पे पॉइंट कवर हुआ, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया. पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने कहा कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट्स. अभी एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम यू नो वेरी वेल, मोमेंटम इज नोन एज mv. द टोटल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी इज नोन एज momentum. The total motion contained in the body is known as momentum, and it is designated by P is equal to mv. P is equal to mv से P is equal to mv से हम मोमेंटम को डिजाइन करते हैं, यानी किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंटम मिलता है. और मोमेंटम इज नथिंग बट टोटल मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी. बट अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो तो उसके साथ मोमेंटम नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा. और एंगुलर मोमेंटम को दिखाने की जो तरीका है वो होता है MVR. MVR से हम फॉर्मूले से हम बताते हैं कि MVR इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम. सो
उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं है कि घर की खेती नहीं है कि जहां मन करेगा वहां पे आप ऑर्बिट सोच लोगे। ये अगर न्यूक्लियस है तो ये आपका ऑर्बिट नहीं हुआ, ये आपका ऑर्बिट नहीं हुआ, कहीं भी ऑर्बिट नहीं बना लोगे। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पर only those orbits are permitted which are integral multiple of h upon 2 pi। h upon 2 pi तो कांस्टेंट है ना, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और 2 पाई की वैल्यू भी हम जानते हैं 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू। अगर हम इस पूरे की वैल्यू रखें तो एक फिक्स होगी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू। अब या तो इतनी वैल्यू, या तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगी, तो उससे एक ऑर्बिट की पर्टिकुलर वैल्यू जनरेट होगी। यानी ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड विच आर हैविंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो उन्होंने पांचवी बात ये कही कि ऐसे ही कहीं भी आप ये नहीं कह दो कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा, उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा, वेयर n इज एन इंटीजर। जो छठा पॉइंट बोहर्स ने कहा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज लोएस्ट। ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियस के पास ऑर्बिट रहेगी उसकी सबसे कम रहेगी, वेयर एज एनर्जी ऑफ ऑर्बिट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज द हाईएस्ट। दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सो यू विल इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर नोट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारा पोस्टुलेट्स तो खत्म हो गए, लेकिन मान लीजिए एटम है और ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, आपको सेंटर पे न्यूक्लियस दिख रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होगा। और ये अब मैंने आपको रेड कलर से क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, अगर मैं आपको बात करूं तो ये नेगेटिवली चार्ज है, और इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके किनारे किनारे घूमेगा। बोहर साहब यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसके किनारे किनारे घूमेगा। अगर आप पीछे चलो तो आपने कहा कि ये एक और ऑर्बिट है, यहां पे भी ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको समझाता हूं। आपने कहा कि ये एक ऑर्बिट है, कोई भी ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी ऑर्बिट है, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें से एनर्जी आई, यहां पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पे आती है, कोई एच न्यू एनर्जी आती है इस ऑर्बिट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पे, तो भागेगा बाहर, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा बाहर, देखिए बाहर भाग गया। फिर अगली बात करते हैं, लेकिन अगर उसमें से एनर्जी निकाल ली जाए तो वो फिर से भागेगा अंदर। अगर उसमें से फिर से देखिए, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, उसमें कोई एनर्जी पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा, लेकिन उसमें से उतनी एनर्जी निकाल ली जाए तो वो अंदर आ जाएगा। उससे यही डायग्राम्स क्लियर होता है। अब बोहर के पोस्टुलेट्स को हम समराइज करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में, वो तो अपने पॉइंट्स वाइज लिख ही लिया। समराइज करेंगे तो सबसे पहली बात कि रदरफोर्ड के मॉडल को उन्होंने जो कहा, उन्होंने रिटेन रखा फीचर्स कि गोल गोल घूमता इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बहुत सारी चीजें रदरफोर्ड के मॉडल से ही ली। सो ही रिटेन्ड की फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। पहली बात तो उन्होंने एकदम से कंट्राडिक्ट नहीं किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक कंसेप्ट दिया कि सर्कुलर ऑर्बिट्स जो होती हैं वो स्टेशनरी होती हैं, और उन्होंने कहा कि ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर परमिटेड whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। फिर उन्होंने कहा कि वही कि मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, जो मैंने आपसे कहा। और लास्ट पॉइंट दिया कि एच न्यू एनर्जी दोगे तो फाइनल से इनिशियल, यानी कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो आपने कहा डेल्टा एच ई इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच ई, क्या हुआ इस बात को हम मैं फिर से समझाता हूं कि ये आपको मैं फिर से समझाता हूँ, पीछे जाता हूँ और यहां से समझाता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए इस लेवल की, इस वाले लेवल की एनर्जी E1 है, एक मिनट के लिए मान लीजिए E1 है यहाँ पे, और इसकी एनर्जी E2 है बाहर वाले ऑर्बिट की। तो जनरल सी बात है कि ज्यादा E2 है, कम E1 है। तो अगर मैं E2 माइनस E1 करूंगा तो जो मुझे मिलेगा उसको मैं डिनोट करूंगा डेल्टा E से। यानी डेल्टा E जो होगा वो होगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, या EF माइनस EI भी कह सकते हैं, E फाइनल माइनस E इनिशियल। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है मान लीजिए, तो E फाइनल माइनस E इनिशियल कितनी एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी। जो एनर्जी आएगी वो कैलकुलेट कर सकते हो E2 माइनस E1 से। तो ये डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 का क्या मतलब, इसका मतलब समझ में आ गया होगा आप सभी को कि E2 माइनस E1 से ये मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। हम
अगली जो बात हमने करी थी कि बोहर के पोस्टुलेट्स ऑलरेडी चारों पॉइंट्स में हमने कवर कर लिए थे। बोहर्स के मॉडल में पोस्टुलेट्स में जो और बातें कही गई वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके दिया उन्होंने कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मैं फॉर्मूला अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। उन्होंने रेडियस ऑफ हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी कितनी रेडियस से घूमेगा ये भी बताया। साथ में उन्होंने हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में कितनी एनर्जी पोजेस करेगा ये भी बताया। तो मैं फिर से बता रहा हूं, बोहर के एटॉमिक मॉडल से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स निकाल सकते हैं, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट भी निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर मैं एक एक करके दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट की बात करूंगा। तो मान लीजिए रेडियस निकालना है, तो फॉर्मूला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर होल अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब इसमें अगर हाइड्रोजन का एटम लेते हो तो आप जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, के एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है, कांस्टेंट है। इसको आगे चल के 12th में पढ़ोगे के क्या चीज है। तो एन एन का मतलब 1 मतलब कि कौन से शेल में है। फर्स्ट शेल में है तो एन की वैल्यू 1, सेकंड शेल में है तो एन की वैल्यू 2, थर्ड शेल में है तो एन की वैल्यू 3। तो अलग अलग शेल की अगर रेडियस निकालनी है तो एन की वैल्यू बदलते जाओ, एन की वैल्यू बदलो। एन की वैल्यू 1 भी रख सकते हो फर्स्ट शेल के लिए, सेकंड शेल के लिए 2, थर्ड शेल के लिए 3। तो थर्ड शेल का रेडियस पता चल जाएगा, सेकंड शेल का रेडियस पता चल जाएगा, और फर्स्ट शेल का भी रेडियस पता लग जाएगा। एच की वैल्यू हम जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ जेड की वैल्यू हाइड्रोजन, ये एटॉमिक मास है, तो जेड की वैल्यू एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है। और ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम सभी को पता है, -1.9 इंटू 10⁹ कूलम, -1.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आई एम सॉरी। तो इस तरह से वैल्यूज पुट करने के बाद आपको रेडियस मिल जाता है। तो जो रेडियस का फॉर्मूला, सारी चीजें वैल्यू, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया गया तो फॉर्मूला ये आया। जेड की वैल्यू आप एटॉमिक मास बदलते जाइए, एटॉमिक नंबर, आई एम सॉरी, एटॉमिक मास कह गया मैं, जेड एटॉमिक नंबर बदलते जाइए, और एन की वैल्यू आप बदलिए। फर्स्ट शेल में चाहिए तो फर्स्ट ऑर्बिट की चाहिए तो एन की वैल्यू 1 रखिए, सेकंड की चाहिए तो 2 रखिए, और ये जो रेडियस आपको मिलेगी वो एमस्ट्रॉन्ग में मिलेगी। इसी के बाद अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे येलो कलर में है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई के जेड स्क्वायर होल अपॉन एन एन एच। एन की वैल्यू बदलते जाइए, अलग अलग ऑर्बिट की वेलोसिटी लेते जाइए, एच पाई 2 के ये सारी चीजें जो ऊपर दिख रही है वो कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू रखिए। ई एन की वैल्यू, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करनी है तो मैं इस पहले ही समझा दूं कि आप एन की वैल्यू, पहले शेल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो एन की वैल्यू 1 रखिए। कहोगे ये सब क्या चीज है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एच भी जानते हो, पाई भी जानते हो, जेड भी जानते हो, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हो, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो, के की वैल्यू आप जानते हो। अगर हम ये सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर शेल की एनर्जी भी निकल जाएगी। तो एक फॉर्मूला, इस पूरे इतना लंबा चौड़े को सॉल्व करने के बाद सीधे से जो फॉर्मूला आया, इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको ये याद कर लीजिएगा, जो आपको दिख रहा है कि ये याद कर लीजिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगी। और ये जो चीज है वो है ई ई एन इज इक्वल टू -1312 होल अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। एन की वैल्यू आप बदलोगे, अगर एन की वैल्यू 1 रखोगे तो पहले शेल की एनर्जी निकल आएगी, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो दूसरे शेल की एनर्जी निकल आएगी, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो तीसरे शेल की एनर्जी निकल आएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला, इन सबको सॉल्व करने के बाद यहाँ है, यानी कि बोहर साहब की पोस्टुलेट से रेडियस का भी पता लगता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी पता लगता है, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी पता लगता है डिफरेंट शेल में। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम अगर बढ़े, अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक हमारा है अचीवमेंट्स ऑफ बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी के क्या अचीवमेंट थे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। अचीवमेंट भी आप जानते हो कि रदरफोर्ड के क्या फेल्योर रहे, उसके बाद उनके क्या अचीवमेंट रहे, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप भी उसके अचीवमेंट फेच कर सकते हो। ड्रॉबैक्स भी आप निकाल सकते हो, पता कर सकते हो कि क्या है, अभी तक समझ में आई होगी बात। तो अचीवमेंट से पहला पॉइंट है कि उन्होंने क्लियरली स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बात करी। स्टेबिलिटी ऑफ एटम की उन्होंने कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी डिसिपिएट नहीं करेगा, जैसा मैक्सवेल साहब कहते थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि उन्होंने हाइड्रोजन और यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया, उन्होंने स्पेक्ट्रम को क्लियरली बताया, उन्होंने एनर्जी और वेलोसिटी और रेडियस इन तीनों को कैलकुलेट कर करके जस्टिफाइड फॉर्मूला दिया, ये भी उनके एक अचीवमेंट थे।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, उन्होंने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए रेडियस भी वेरियस एनर्जी लेवल्स के बताए। लेकिन ड्रॉबैक्स क्या थे साहब? ड्रॉबैक ये था कि वो केवल हाइड्रोजन लाइक एटम को ही लेकर के अपनी थ्योरी को प्रपोज किया उन्होंने। तो जो पहला उनका ड्रॉबैक था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। सपोज he must have taken sodium having 11 electron, he must have taken magnesium also having 12 electrons, but he only took hydrogen like atom. Hydrogen like atom means which is having only single electron, like hydrogen, or if helium will lose one electron, it will become helium is having two electron. And if helium is will lose one electron, it will become hydrogen like atom. So his theory is basically confined to uni-electron system, but not on multi-electron system. That is the main drawback of the Bohr's atomic theory. Moving to the next drawback, he could not explain Zeeman and Stark effect. So it is very important to mention here that first of all we will know what is Zeeman effect and what is Stark effect. It's very simple, but people only used to mug up these things, and they don't try to know what are the meaning, what is Zeeman effect and what is a Stark effect. Let us discuss what is Zeeman effect. Suppose this radiation is moving in any space. This is electromagnetic radiation moving in any space. And if you applied magnetic field on this electromagnetic radiation, that means if you imposed north pole and south pole over here, that means if you allowed to cross it through magnetic field, they will split in different so many spectral lines. That means they will split in further radiations under the effect of magnetic field. So this is called Zeeman effect. In the similar way, if this radiation is imposed by electric field, that means if you have imposed positive and negative electric field over here, so they will further split in different radiations. So that is the splitting of electromagnetic radiation in further radiation in presence of magnetic field is called Zeeman effect, and in presence of electric field is called Stark effect. इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा इसमें घुसना नहीं है कि Zeeman इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी चीज बोहर साहब नहीं बता पाए थे। सो दीज आर द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। सो जस्ट कंक्लूडिंग ओवर हियर, हम यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। हैव अ नाइस डे। उम्मीद है कि अगले वीडियो आने तक आप ये वीडियो देख चुके होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।